15 अगस्त को ही क्यों तय हुआ कि इनको अब देना चाहिए इंडिपेंडेंस? एक लंबे स्ट्रगल को एक सक्सेस मिलने वाली थी और इनमें काफ़ी ज़्यादा हमारे रिवॉल्यूशनरीज़ हुए, हमारे फ्रीडम फाइटर्स हुए। देश में एक सेलिब्रेशन हो गया था कि हमारा देश आज़ाद हो गया था। काफ़ी मतलब एक इमोशनल मोमेंट भी था हम सब इंडियंस के लिए तब, क्योंकि इतने सालों की, इतनी सदियों की जो गुलामगिरी थी, वो जाने वाली थी। अभी भी हम डोमिनियन नहीं थे। 1950 को 1950 को क्या हुआ कि हम डोमिनियन से रिपब्लिक बन चुके थे। ऑल्दो वहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का दबदबा था। उन्होंने डिप्रेस का क्लास के लीडर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनको इनवाइट किया कि आप हमारे देश के लॉ मिनिस्टर बनिए। जब बनने ही वाला था, उसके पहले सिचुएशन क्या था, हमारे देश में 1600 से भी ज्यादा लैंग्वेज बोली जाती है, 7000 से ज्यादा कास्ट है, अलग अलग जोग्राफिकल कंडीशन है, अलग अलग कल्चर्स है। 26 जनवरी को क्यों ऐसे रिपब्लिक डे मनाया जाता है? तो उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की, मतलब हमें अभी डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हम पूरी तरह आजाद है। तो हमने अर्पित कर लिया था हमको संविधान 49 में। नमस्कार, वेलकम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। इसके साथ शुरू करते हैं जो हमारे कंटिन्यूएशन में जो एपिसोड जो हुआ था पिछला, कि किस तरीके से हम जो बात कर रहे थे कि फ्रीडम स्ट्रगल कहाँ से कहाँ तक पहुंची। अब उसी कॉन्वर्सेशन में हम पहुंचे थे, ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंस मिलने जा रही है हमें। तो अब हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। इस एपिसोड में उस इंडिपेंडेंस के या प्री इंडिपेंडेंस बात हम कर चुके हैं। अब इंडिपेंडेंस में क्या हुआ था, या एक दिन पहले 14 अगस्त को, 15 अगस्त को क्या चीजें हुई थी, उसी के बारे में डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभिषेक बोर। अभिषेक, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच अभिषेक। तो आप कंटिन्यू कीजिए वहीं से, कि अब जो स्ट्रगल हुआ था आपने सब पॉलिटिकल, जो फ्रीडम स्ट्रगल था वो सब आपने समझा दिया है। अब उस जो 14, 15, 8, 9, 10 अगस्त अगस्त की में क्या चल रहा था, थोड़ा इवेंट्स आप बता दीजिए। और 15 अगस्त को ही क्यों तय हुआ कि इनको अब देना चाहिए इंडिपेंडेंस? प्लीज अभिषेक। ओके, सो हम इंटरिम गवर्नमेंट तक पहुंच चुके थे लास्ट वीडियो में, और इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हो चुकी थी। और 46 में जो इलेक्शन हुआ उसके अकॉर्डिंग कांग्रेस की मेजोरिटी बन चुकी थी, और कांग्रेस को अब गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए बुलाया गया। तब माउंट बैटन इंडिया आ चुके थे। माउंट बैटन जुलाई के आसपास माउंट बैटन ने तो किया था कि पावर का हैंडओवर किया जाना है। अब भारत को पूरी तरह आजादी मिल जाएगी। पहले तो डोमिनियन स्टेटस की बात हो रही थी, लेकिन अब रिपब्लिकन बनाने की बात हो रही है इंडिया को। तो अब जब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी 1950, मतलब टाइम फिक्स नहीं था तब तक कब बनेगा कॉन्स्टिट्यूशन। तब तक जो इंटरिम गवर्नमेंट है, उसका काम ये होगा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको करना, और दूसरी चीज अपना कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना। तो ये चीज हो गई थी। और जो माउंट बैटन थे, वो जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के, आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल भी वही थे। और माउंट बैटन जब इंडिया आए तो उन्होंने 15 अगस्त को ही क्यों डिसाइड किया कि इस दिन भारत की स्वतंत्रता होने वाली है। तो माउंट बैटन 1945 में, जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो गया था, तो ये माउंट बैटन बहुत ज्यादा सीनियर नेवल कमांडर थे ब्रिटिश आर्मी के, ब्रिटिश नेवी के। तो ब्रिटिश आर्मी के पूरे साउथ ईस्ट एशिया के कमांडर थे ये। बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड एंड वाइज पर्सन थे ये। तो जब जापान ने पूरे सभी जो ब्रिटेन की कॉलोनीज थी, उनके ऊपर अपना आधिपत्य जमाया था। इंडोनेशिया, उसके बगल में जो मकाओ पेनिनसुला है उसमें, फिलीपाइंस जो आइसलैंड है उसमें, चाइना का कुछ भाग जापान है। तो जापान एक काफी बड़ा इम्पेरियलिस्टिक जो स्टेट था वो बन चुका था। तो इसीलिए और इनको टैकल करने की जिम्मेदारी थी माउंट बैटन की, क्योंकि वो कमांडर थे साउथ ईस्ट एशिया की नेवी के। इन्होंने जापान को अपने सामने घुटने टिकवा दिए। तो ये उनके लिए काफी पर्सनल अचीवमेंट थी लॉर्ड माउंट बैटन की। तो इसीलिए, और वो चीज हुई कब, 15 अगस्त 1945 को। तो इसीलिए उस डेट को कमोमरेट करने के लिए उन्होंने सोचा कि ठीक है, मैं जब भारत को आजादी मिलेगी
तब वो 15 डे में मेरे पर्सनली जो अचीवमेंट है उसके तहत मैं चूज करता हूँ ये 15 अगस्त, क्योंकि हेड तो वही थे ना, इंडिया के हेड तो वही थे, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जिसे बोला जाता है वो वही थे लॉर्ड माउंटबेटन। उनको ही हमने चूज किया था, क्योंकि जब तक हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म ना किया जाता तब तक कोई एक्सपीरियंस आदमी हमें चाहिए था हेड ऑफ स्टेट, तो माउंट बैटन वाज गुड ऑप्शन फॉर अस, तो इसलिए उनको चुना गया था। और पहले इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद आजाद भारत के, जब हमारा देश आजाद हुआ उसके ठीक एक दिन पहले पाकिस्तान बना 14 अगस्त 1947 को। और उसके बाद एक तरफ आजादी की खुशी थी और दूसरी तरफ जो भयानक राइट्स शुरू हो गए थे हिंदू मुस्लिम्स के बीच, वो भी एक चीज थी। मतलब एक एक आंख में आंसू था, एक आंख में हंसी थी, इस टाइप की सिचुएशन भारतीयों के लिए बनी थी। लेकिन फिर भी एक लंबे स्ट्रगल को एक सक्सेस मिलने वाली थी, और इनमें काफी ज्यादा हमारे रिवॉल्यूशनरीज हुए, हमारे फ्रीडम फाइटर्स हुए, इन्होंने अपना पसीना बहाया था, अपना खून बहाया था, उन सबको ये सही मायनों में श्रद्धांजलि थी। और 1947 में 15 अगस्त 1947 रात के 12 बजे हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अब हमारे तिरंगे को फहराया न्यू दिल्ली में, और पूरे देश में एक खुशी की लहर जैसी आ गई थी, और पूरे देश में एक सेलिब्रेशन हो गया था कि हमारा देश आजाद हो गया था। और काफी मतलब एक इमोशनल मोमेंट भी था हम सब इंडियंस के लिए तब, क्योंकि इतने सालों की, इतनी सदियों की जो गुलामगिरी थी वो जाने वाली थी, अब आजादी का सवेरा आने वाला था। और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता था, ये चीज हमें बहुत ज्यादा मायने रखती थी, क्योंकि दिल्ली पे मतलब 800-700 साल हो गए, पर एक इंडियन, मतलब ठीक है मुगल्स थे इंडियन, लेकिन वो भी एक एक्सटर्नल एग्रेशन के तहत ही इंडिया आ चुके थे, लेकिन इंडिया ने अपने लोगों के तहत किसी को चुना, और वो फिर हेड ऑफ स्टेट बन चुका है, हमारे देश का एग्जीक्यूटिव हेड बन चुका है। प्रधानमंत्री देश के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, वो बन चुके थे, और ये काफी ज्यादा इमोशनल मोमेंट था हम सब इंडियंस के लिए। और फिर सिंगोल ट्रांसफर हो गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास, और दैट वाज द सिंबॉलिक ट्रांसफर ऑफ पावर। और उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन प्रेसिडेंट की जगह पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, पहले आजाद भारत के, और उसके बाद पहले इंडियन जो गवर्नर जनरल बने श्री राजगोपालाचारी, उनके बाद फिर 1950 तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के पूरा हो गया। और फिर हमारा डोमिनियन स्टेटस हट के, जो पहले मतलब अभी भी हम डोमिनियन ही थे, और 1950 को क्या हुआ कि हम डोमिनियन से रिपब्लिक बन चुके थे, मतलब हेड ऑफ स्टेट भी अब इंडिया से ही चुना जाएगा। तो ये था। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसका गठन हुआ। अब यहाँ पर एक बहुत आदर्श देने वाली बात है, या फिर जो बात ऐसी है जो पूरी सदियों के लिए हम भारतीयों के लिए एक आइडियल चीज है, वो ये है कि ऑल दो वहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का दबदबा था, इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार थी, फिर भी उन्होंने डिप्रेस का क्लास के लीडर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनको इनवाइट किया कि आप हमारे देश के लॉ मिनिस्टर बनिए। इनकी इनकी सीट्स भी बहुत कम थी, लेकिन फिर भी इन्होंने एक बोलते ना जो प्रोएक्टिव स्टेप जो होता है हमारे देश के कल्याण के लिए, उन्होंने वो आगे बढ़ाया और इनको इनवाइट किया कि आप लॉ मिनिस्टर बनिए, और आप ज्यादा योगदान भी दीजिए, कंट्रीब्यूशन भी दीजिए कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करने के लिए। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, और ड्राफ्टिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी, क्योंकि कोई भी चीज अगर बननी है, अगर हमें बिल्डिंग भी बनानी है, तो उसका जो ड्राफ्ट जैसा होता है उसके तहत ही तय होता है कि बिल्डिंग कितनी स्ट्रांग बनने वाली है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का इम्पोर्टेंस तो अपना था, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उसको लीड किया, और एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया को दिया, भारत को दिया, कि जिसकी जो एक एग्जाम्पलरी कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब इससे मुझे नहीं लगता कि बेटर कॉन्स्टिट्यूशन किसी देश के पास होगा हमारे। और जो वैल्यूज हमने दी वो काफी ज्यादा, मतलब एक ह्यूमन को ह्यूमन बनाती है वो वैल्यूज, और एक ह्यूमन को फ्रीडम, अल्टीमेट जो फ्रीडम होता है उसको रीच करने के लिए मदद करती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कुछ कोई बड़े उस टाइम के जो स्पिरिचुअल लीडर्स थे, उनको उनका भी एक कहना था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है कि दैट प्रोवाइड्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इन सच अ वे दैट पर्सन कैन अचीव फ्रीडम इंटरनली।
मतलब अगर हम्म। अंदर से हमें बेटर ह्यूमन बीइंग बनना है, स्पिरिचुअलिटी को अचीव करना है, या फिर एक आइडियल सोसाइटी बनना है, तो उसके लिए जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की जरूरत होती है, शांति हो वहाँ पे, लोग प्यार से रहे, ऐसा एनवायरनमेंट अगर हमें चाहिए तो उसके लिए हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ट एग्जाम्पल है। और ये होना भी जरूरी था, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन जब बनने ही वाला था, उसके पहले सिचुएशन क्या था, हमारे देश में 1600 से भी ज्यादा लैंग्वेज बोली जाती है, 7000 से ज्यादा कास्ट है, अलग अलग जोग्राफिकल कंडीशन है, अलग अलग कल्चर्स है, अलग अलग तरह के लोग होते हैं, उनके खान पान अलग होते हैं, अलग अलग उनकी सोच काफी हद तक अलग होती है। और सबसे इम्पोर्टेंटली कि इन सबको एक साथ हमें रखना है। तो कोई ऐसी हल्की चीज नहीं होनी चाहिए कि जो ठीक है आप ये रूल बुक है उसको फॉलो करो तो आप एक साथ आ जाओगे, नहीं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये मोटो था कि अ, किसी महान चीज को हमें फॉलो करना है, जो करके कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कम्युनिटीज के बीच में राइट्स ना हो, कम्युनिटी छोटे मोटे पॉइंट्स के लिए आपस से झगड़े ना, कॉन्फ्लिक्ट ना कर बैठे, और जो अखंड देश है हमारा वो रिजल्टिंगली टूटे ना, हम्म। कॉन्सिक्वेंटली उसके टुकड़े ना हो। तो इसलिए जो लक्ष्य दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें, वो बहुत ज्यादा ऊंचा है, बहुत ज्यादा सुप्रीम है। उसमें चार इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो जस्टिस, फ्रैटर्निटी, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। तो इससे एक ह्यूमन को ह्यूमन तो बना ही जा रहा है, लेकिन उसको अल्टीमेट जो हैप्पीनेस है, अल्टीमेट जो पीस है, उसको अचीव करने की भी इसमें क्षमता है। इनको तो भी ये प्लीज काफी आज ज्यादा। एक्सप्लेन कर दीजिए एक एक करके, वो जो चार आपने बताई अभी। या तो जस्टिस, हमारा जस्टिस जो है, ये पर्टिकुलर अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि कुछ प्रावधान हमने आयरलैंड से लिए, कुछ प्रावधान हमने यूके से लिए, कुछ यूएसए से लिए, कुछ यूएसएसआर से लिए थे। तो लोग हम्म। बोलते हैं कि हमने तो सबका इधर उधर का उठा के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, नहीं। पर हमने जिनका अच्छा है उनको उनका लेने में भी एक करेज चाहिए होता है, और उतना एक्सेप्टेंस चाहिए होता है कि ठीक है इनकी ये अच्छी बात है तो ये हमें सीखनी चाहिए। तो ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हमने यूएस से लिए, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड जस्टिस हमने यूएसएसआर से लिए। जैसे कि आपने बोला था कुछ जो वैल्यूज है वो प्लीज डिस्क्राइब कीजिए। हम्म। जैसे कि जस्टिस है, जस्टिस हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस। मतलब किसी भी पर्सन को, डजेंट मैटर वो किसी कास्ट से बिलोंग करता है, किसी रिलीजन से बिलोंग करता है, किसी जेंडर से बिलोंग करता है, या फिर किसी एथनिक ग्रुप से बिलोंग करता है, उसे सेम पॉलिटिकल जस्टिस दिया जाएगा। अगर उसे लगता है कि उसके जो राइट्स है उसका हनन हो रहा है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसको पूरी तरह खारिज करता है, और उसको हरदम इस प्रयास में रहता है कि उसको उसका जस्टिस मिल जाए, पॉलिटिकल, सोशल भी और इकोनॉमिक भी। और सेकंड चीज जो थी वो है फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी, इक्वालिटी एंड लिबर्टी, ये सब चीजें हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ली है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन की ये देन है, फ्रैटर्निटी, इक्वालिटी एंड लिबर्टी। लिबर्टी मतलब क्या होता है कि ऐसा फ्रीडम, ऐसा नहीं कि आप पूरी तरह फ्री हो, आपकी मर्जी, जो मर्जी आप बोलो, जो मर्जी आप बिलीव करो, जो मर्जी आप आपको अगर किसी आम के साथ आपको कोई एक ग्रुप बनाना है, मिलिशिया ग्रुप बनाना है या फिर कुछ बनाना है, तो आप बनाओ, ऐसा नहीं। लिबर्टी मतलब एक ऐसा फ्रीडम जो बाकी लोगों की भी लिबर्टी को कायम कर सके, और रेस्ट्रिक्शन के, छोटे से रेस्ट्रिक्शन के साथ आती है। मतलब हम खुद में एक बंधनों में खुद को कुछ बंधनों के इसमें लाते हैं, जिस जो करके हमारे जो आजू बाजू के लोग हैं, हमारे जो कंट्रीमैन है, उनको अपनी फ्रीडम को एक्सप्रेस करने का मौका मिले, उसे कहते हैं लिबर्टी। हम लिबर्टी ऑफ थॉट्स की बात करते हैं, लिबर्टी ऑफ स्पीच की बात करते हैं, हम लिबर्टी ऑफ वर्शिप की बात करते हैं, लिबर्टी ऑफ बिलीफ की बात करते हैं। मतलब हम, हमारे इंडियंस किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, हमारे इंडियंस अपनी अलग आइडियोलॉजी भी रख सकते हैं, हम किसी भी भगवान को मान सकते हैं, या फिर किसी भी आइडिया को हम मान सकते हैं और उसकी वर्शिप भी कर सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होगा। तो ये पहली चीज तो ये है कि रिलीजन को स्टेट से कंप्लीटली अलग कर दिया हमने, कि हम गवर्नमेंट है तो हमारा काम बस आपकी सेवा करना है, ना आपके पर्सनल पर्सनल मुद्दों के में हम घुसने का हमारा काम नहीं है। तो ये क्लियर हो गया इसमें। और जो फ्रैटर्निटी है, फ्रैटर्निटी मतलब बंधुता। फ्रैटर्निटी का मतलब ये होता है कि डजेंट मैटर यार आप कौन हो, आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो, अल्टीमेटली हमारे देश को वही चीज आगे ले जाएगी जो हम यूनिटी के साथ करेंगे।
इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी मतलब हम सब मिलके, हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमारे देश को आगे बढ़ाना। हमें अपने पर्सनल जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें नहीं उलझना। ये सबसे बड़ा विजन था उसका। और इक्वेलिटी, ऑफ कोर्स इक्वेलिटी मतलब आप डिप्रेस क्लास से बिलोंग करते हो, आप मुस्लिम हो, आप हिंदू हो, या किसी और पारसी हो, या फिर आप जैन हो, बुद्ध हो, आपको सेम राइट्स मिलेंगे और आपको सेम हक है कि आप अपनी जिंदगी बेहतर कर सके और अपने देश के लिए सेम इक्वली कंट्रीब्यूट कर सके। तो ये चार जो वैल्यूज हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वो काफी जी। विचारपूर्वक इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया, ये मतलब समझ में आ रहा है जिस तरीके से आपने अभी बताया। और ये जितनी डाइवर्सिटी इंडिया में मिलती है, मुझे नहीं लगता कहीं पे भी मिलती होगी इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी। भले ही वो ज्योग्राफी के बारे में हो, भले ही वो कल्चर के बारे में हो, भले वो रिलीजन के बारे में, कास्ट, क्रीड्स, लैंग्वेजेस, खाना, कुछ भी हो, इतनी डाइवर्सिटी कहीं पे भी नहीं मिलती है। और इन सब लोगों को इकट्ठा रखना, मतलब ये कितना मुश्किल काम है, आप समझ पा रहे होंगे कि ऐसे रूल्स बनाना, ऐसे लॉज बनाना जो इतने अलग अलग विविधता से भरे लोगों को एकजुट करके रख सके। और अब भी, अभी भी हम पूरा इंडिया एक साथ मतलब एक्सीलेंस की तरफ जा रहे हैं। तो ये बहुत ही, मतलब मैं कहूँगा कि इस चीज को सब लोगों ने पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि कितना महान काम ये लोग करके गए हैं, और हमारे लिए ये सब इतना कुछ बना के छोड़ के गए गए। तो इसका मतलब अब 1947 हम ये हुए, फ्री हुए, ठीक है, लेकिन डोमिनियन स्टेटस था। और हम रिपब्लिक बन गए 19 कब बने थे 50, हम? 50 में बने। 1950। ओके, तो मतलब ये जो बीच में समय गया वो सब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में गया। यस। तो कुछ उसके बारे में आप बताएंगे कि 26 जनवरी को क्यों ऐसे रिपब्लिक डे मनाया जाता है? हाँ, वो एक्चुअली क्या हुआ था कि 1939 में, सॉरी 1929 में, जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने कांग्रेस अधिवेशन में, लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था, उसमें उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की। मतलब हमें अभी डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए, हम पूरी तरह आजाद है, हम अपना हेड ऑफ स्टेट खुद चूज करेंगे। तो ये सबसे पहले कांग्रेस ने लाहौर सेशन में किया था। तो उस वो जो दिन था वो 26 जनवरी था। तो उस दिन को रिमेम्बर करते हुए 26 जनवरी को चूज किया गया, 26 जनवरी 1950 को चूज किया गया। हालांकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, वो तो 26 नवंबर 1949 को ही बन चुका था। हम्म। और जो प्रियम्बल है उसमें लिखा भी है कि टुडे दिस डेट ऑफ 26 नवंबर वी गिव दिस कॉन्स्टिट्यूशन टू आवर सेल्फ। हम्म। तो हमने अर्पित कर लिया था हमको संविधान 49 में ही। पर लेकिन इस दिन की जो मानता है और इस दिन का जो महत्व है उसको कायम करने के लिए 26 को चूज किया गया था। अच्छा, तो मुझे लगता है कि लोगों ने अब जान लिया होगा। हम सब एपिसोड्स करते आ गए प्री इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस और फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस के बारे में। बहुत सारी फैक्ट्स आपने बताए, बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें आपने बताई, सीधा आपने एक कहानी खोल के रख दी है अभिषेक सब लोगों के सामने। और मुझे लगता है कि इसको टेक्स्ट बुक से पढ़ने से ज्यादा ये सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। लोगों को हिस्ट्री ऐसे पढ़ने में इतना मजा नहीं आता, लेकिन जो कुछ जिस तरीके मैं से आपने। आपको एक चीज जी, मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि मैंने भी पढ़ा था ये, जब मैं स्कूल में था तब, पर मुझे इतना कनेक्ट नहीं हुआ ये। हम्म। लेकिन मैंने जब ये इसलिए पढ़ा क्योंकि भारत मेरा देश है और मुझे इस देश के बारे में जानना चाहिए, और इसीलिए मैंने पॉलिटी को पढ़ा, दिल से पढ़ा, और ना कि किसी एक्सटर्नल एजेंसी के फोर्स से पढ़ा, मतलब मार्क्स लाने या फिर इस कोई एक्सटर्नल वजह से। खुद से पढ़ा, और जब मैंने खुद से पढ़ा, और एक एक वर्ड ऐसा था कि दिल को छू जाता था वो। उससे पता चल रहा था कि हमारा देश कितना महान है, और हमारे जो फाउंडिंग फादर्स है वो कितने महान थे, और उन्होंने हमें आशीर्वाद के तौर पर कितनी महान चीज दी है। तो मतलब कभी कभी आंसू भी आते थे आंखों से कि इतनी महान चीज हमें मिल रही है, और मतलब इट्स अ काइंड ऑफ
gaining some wisdom to have बिल that constitution learned. बिल्कुल अभिषेक, और इन चीज़ों को समझना भी मुझे लगता है हर एक को ये समझना चाहिए। आपने समझ लिया और समझ के आज हमारे सामने आपने इन चीज़ों को रख दिया। मुझे लगता है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, वो भी कोशिश करेंगे इन चीज़ों को सुन के समझने की, और फिर ये भी आगे बढ़ाते, ये नॉलेज आपने जो आज दिया है, वो आगे बढ़ता रहेगा। हर एक अ, आदमी तक पहुँचता रहेगा। हिंदुस्तान क्या, पूरी दुनिया में ये पहुँचता रहेगा कि क्या बिल्कुल। क्या जर्नी थी इंडिया की, इंडिया बनने की। तो मुझे लगता है कि ये एपिसोड हमारी इंडिपेंडेंस सीरीज़ का ये आखिरी एपिसोड रहेगा, और आप सब लोग हमारे साथ इस एपिसोड तक बने रहें। ये चीज़ दर्शाती है कि आपके देश की तरफ, हमारी तरफ नहीं, देश की तरफ कितना प्यार और कितना डेडिकेशन है। तो मुझे लगता है बहुत-बहुत शुक्रिया, आप बने रहे हमारे साथ इस जर्नी में। अभिषेक, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने इतना टाइम निकाल के इस सीरीज़ को संपन्न करने में हमारी सहायता की, और आप जॉइन हुए। इतना बड़ा नॉलेज का जो पिटारा था, आपने हमारे सामने खोल दिया है। उसके लिए बहुत-बहुत एक्चुअली ये धन्यवाद। मेरा सौभाग्य है कि कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जैसी बातों को मैं बोल सकूँ आपके बीच। मैं आपको अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि और सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस टॉपिक के लिए मुझे इनवाइट किया और बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि ये एपिसोड आपने बिल्कुल मतलब टू द पॉइंट आप लेके गए इस एपिसोड को, और जो चीज़ हमें लोगों के सामने रखनी थी, वो आप रख चुके हो। मुझे लगता है कि ये लोग भी एन्जॉय करेंगे, सुनने में भी एन्जॉय करेंगे, और समझ भी लेंगे कि हमारा इतिहास क्या रहा है, हमारी हिस्ट्री क्या रही है। तो गाइज़, लेके आएँगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग एपिसोड्स। बने रहिएगा हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद।